नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के मतगणना की तैयारियां पूरी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। ईवीएम से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए आयोग ने बनाया कंट्रोल रूम। राज्यसभा टीवी पर भी गुरुवार सुबह 7 बजे से विशेष कवरेज। मतगणना के दौरान हिंसा की आशंका को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को कहा। मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। मतगणना के आखिर में होगा वीवीपैट ईवीएम का मिलान। चुनाव आयोग ने 22 विपक्षी दलों की पहले वीवीपैट के मिलान से जुड़ी मांग को ठुकराया। कहा, प्रक्रिया में नहीं होगा कोई बदलाव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ईवीएम के विरोध को बताया जनादेश का अनादर। श्रीलंका और पुलवामा हमलों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के भारत के संकल्प को बनाया और मजबूत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का शंघाई सहयोग संगठन में संबोधन। कहा, भारत एससीओ के साथ निरंतर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के साझा प्रयास पर जोर। और सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण। किसी भी मौसम में समुद्र और जमीन कहीं पर भी मौजूद टारगेट को भेदने की क्षमता में हुआ कई गुना इजाफा। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। किसके सिर सजेगा सेहरा, कौन होगा निराश? 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के लिए वोटों की गिनती कल होगी। लोकसभा चुनाव के अलावा 4 राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना में हासिल सीटों के आधार पर नई लोकसभा का गठन और सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा। करीब 2 महीने से ज्यादा समय तक चली मतदान प्रक्रिया में करोड़ों नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 8.4 करोड़ ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के किसी भी संसदीय चुनाव के मुकाबले इस साल 7 चरण में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। चुनावों में कुल 91 करोड़ मतदाताओं में से तकरीबन 67.11% मतदाताओं ने वोट डाला। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 23 मई को मतगणना वाले दिन के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती होगी। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा टीवी पर 23 मई सुबह 7 बजे से आप नतीजों से जुड़ी पल पल की खबर देख सकते हैं। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राज्यसभा टीवी ने भी रुझान, नतीजों और विश्लेषण के लिए विशेष प्रसारण की तैयारियां की हैं। सुबह 7 बजे से हमारे संवाददाता मतगणना और राज्य के सियासी माहौल का ताजा घटनाक्रम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे पल पल की अपडेट, खबर। इसके अलावा स्टूडियो से राजनीति के जानकार रुझानों और परिणामों का सबसे सटीक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। राज्यसभा टीवी आपको रुझानों और नतीजों की प्रामाणिक और निष्पक्ष जानकारी देगा। पूरे दिन मशहूर राजनीतिक जानकार नतीजों का संतुलित विश्लेषण करेंगे। बीते कई चुनाव में राज्यसभा टीवी आप तक पल पल की खबरें और सटीक विश्लेषण पहुंचाता रहा है। बात विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, इस बार भी राज्यसभा टीवी की टीम आप तक पहुंचाएगी सबसे तेज और सटीक रुझान, नतीजे और विश्लेषण। क्या होगा इन नतीजों का देश की राजनीति पर असर,
तो 23 मई को सुबह 7 बजे से देखना ना भूलें राज्यसभा टीवी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना कल शुरू होनी है और इसी को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पूरी तैयारियां की गई हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि विभिन्न इलाकों में हिंसा और अवांछनीय घटना को लेकर भी आप सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न इलाकों में पूरी व्यवस्था की है। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को कहा है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश मतगणना के दौरान संभावित हिंसात्मक गतिविधियों से निपटने के लिए पूर्व योजना के तौर पर हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के 23 मई को आने वाले नतीजों के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह ने यह बताया है कि दिल्ली में काउंटिंग की पूरी तैयारी है। सुरक्षा के लिहाज से भी दिल्ली में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग एजेंट्स की अपॉइंटमेंट्स, उनको पासेस वगैरह इशू करना, हर एक टेबल पे हर एक कैंडिडेट का अधिकार है कि वो काउंटिंग एजेंट अपना अपॉइंट करवा सकते हैं। जो VCBs हैं वीवीपैट वाला, उसके लिए भी काउंटिंग, ARO की टेबल के लिए भी काउंटिंग एजेंट हमने रखे हैं सभी के लिए। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग रूम से मशीन को लाना है, वो भी हमने सारा रूट प्लानिंग वगैरह किया है, कलर कोडिंग किया है, ताकि कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि 10 असेंबली सेगमेंट्स के 10 स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, तो वहाँ से मशीनें उसी असेंबली सेगमेंट के काउंटिंग हॉल में आराम से सुविधा से आ सके और उसमें कोई बीच में कन्फ्यूजन ना हो, वो सब भी तैयारी हमने करी है। उसके अलावा सुरक्षा की पूरी तैयारी करी है। स्ट्रॉन्ग रूम के लिए तो पहले से ही 3 घेरे में सुरक्षा की तैनाती है। अंदर, सबसे अंदर पैरामिलिट्री फोर्स है, फिर उसके बाहर आर्म्ड पुलिस है और उसके बाहर लोकल पुलिस है, तो वो ऑलरेडी है। अब काउंटिंग के लिए भी हमने इसी प्रकार 3 टीयर में सुरक्षा की तैनाती करी हुई है, सुरक्षा कर्मियों की, और पैरामिलिट्री फोर्स अंदर होगा, उसके बाहर आर्म्ड पुलिस होगा और उसके बाहर लोकल पुलिस होगा। तो सभी तैयारियां हमारी पूरी हैं। जो आम तौर पे जो चुनाव का जो ट्रेंड है, और क्योंकि EVMs की जब गिनती पूरी हो जाएगी तो मोर और लेस पिक्चर तो क्लियर हो ही जाएगी शाम को 5-6 बजे तक। उसके बाद फिर वीवीपैट की गिनती होनी है, जो कि मिलान के लिए होनी है, तो उसमें और 5-6 घंटे लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि रात के 10-12 तो बज जाएंगे। और मध्य प्रदेश में मतगणना केंद्रों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी VL कांताराव से मतगणना की तैयारियों पर बात की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी BL कांताराव साहब हैं। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। थैंक यू सर, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि EVM जो सुरक्षा की व्यवस्था है, उसके क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, खास तौर पर मतगणना केंद्रों पर? देखिए, EVM के स्टोरेज को लेकर बहुत सख्त प्रोटोकॉल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पोल्ड EVMs को अलग रखना, रिजर्व EVMs को अलग रखना, ये पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए 51 जिला मुख्यालयों पर हमने स्ट्रांग रूम बनाया है। और उस स्ट्रांग रूम में न केवल 3 टियर सिक्योरिटी है, बल्कि वहाँ पर CCTV लगे हुए हैं, वहाँ पर बिजली का बैकअप व्यवस्था है, और वहाँ पर डेली विजिट्स हमारे जिला कलेक्टर और SP के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों को रुकने का, उनके द्वारा लगातार CCTV का फुटेज देखने का प्रबंध हमने किया है। पूरा इंतज़ाम वहाँ सिक्योरिटी का है।
और बस कुछ घंटे की बात है जब हम स्ट्रांग रूम खोलकर मतगणना का कार्य प्रारंभ करेंगे। जी, आप बिल्कुल कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद ही मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। सर, हमें जानकारी मिली कि आपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, उनके जो शक शुबह हैं उन्हें भी दूर किया। वो उस बैठक में ख़ास तौर पर क्या हुआ जी? देखिए, जो भी कार्य हम चुनाव में करते हैं उसके सबसे पहले हम जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और अभ्यर्थियों को देते हैं, चूँकि ये चुनाव उन्हीं के लिए हैं। तो इस सिलसिले में हमने कल राजनीतिक दलों को बुलाकर उनको पूरा बंडल जो नियम कानून है काउंटिंग को लेकर वो हमने दिया है। फिर काउंटिंग की प्रक्रिया पर हमने उनको एक प्रस्तुतिकरण दिया है और उनके जो भी डाउट्स हैं स्ट्रांग रूम को लेकर, काउंटिंग को लेकर, वो हमने दूर किया है। उनने कुछ सुझाव भी दिया है जो हमने भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। तो कल काउंटिंग का दिन है, नतीजों का दिन है और इसे लेकर तमाम तैयारियां जो हैं हर लिहाज से, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, हर लिहाज से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से नवविक्रम, असम से अनुदीवान और साथ ही उत्तर प्रदेश से पंचानंद मिश्र हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले नवविक्रम, मैं आपका रुख कर लेती हूं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर कल वोटिंग को लेकर सुरक्षा के लिहाज से, तमाम तैयारियों के लिहाज से फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं? अमृता, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ की तैयारियाँ, जो मैं इस समय मतगणना केंद्र पर ही मौजूद हूँ भोपाल में। आप देख सकती हैं कि पहली लेयर ये है जहाँ पर आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर नोट कर रहे हैं ये लोग, और साथ ही यहाँ जो भी कोई जा रहा है, गाड़ियाँ केवल शासकीय अधिकारियों की आगे जा रही हैं। इसके आगे एक और राज्य पुलिस है। राज्य पुलिस वहाँ से बहुत ही कम गाड़ियाँ, जो अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, वही अंदर तक जा रही हैं। इसके आगे जो काउंटिंग सेंटर है वो इसके आगे है, जहाँ अर्धसैनिक बलों के द्वारा सुरक्षा दी गई है। तो 3 टायर सिक्योरिटी है। साथ ही जो चुनाव आयोग ने कोशिश की थी यहाँ पर जो सहूलियत मुहैया कराने की कर्मचारियों को, वो भी की गई है। साथ ही मीडिया के लिए अलग से इंतजाम किया गया है। तो कई तैयारियां मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी पुख्ता कर ली हैं। कल 8 बजे से यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी भोपाल में। अगर खास तौर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी की तरफ से प्रज्ञा ठाकुर का मुकाबला है। जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कल 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और जैसा कि आप कह रहे हैं, कल जो नतीजे हैं उसको लेकर सारी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। मेरे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से, उनका रुख कर लेती हूं। अरविंद जी, अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो हमने देखा कि 7 चरण में जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या तैयारियां हैं और खासकर सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल अमृता, जैसा कि पूरे देश की निगाह बंगाल पर लगी हुई है और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से जो है क्या नतीजे आते हैं। और इसीलिए अगर आप देखे होंगे कि 7 जो चरण हुए हैं, ये बंगाल के इतिहास का पहली बार ऐसा मौका रहा है जबकि ये लगभग हर चरण में काफी हिंसा हुई है। और इसीलिए जो है ये माना जा रहा है कि मतगणना के बाद भी हिंसा हो सकती है और इसीलिए उसके लिए पूरी तैयारी मतगणना के दौरान भी 82 केंद्रीय बलों की जो कंपनियां हैं वो बाकायदा तैनात हैं। यहाँ त्रिस्तरीय जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ जो है कई तरह की तैयारियां यहाँ चुनाव आयोग ने की हुई हैं। तो कुल मिलाकर के कोई भी अप्रिय घटना हो, जैसे आपने देखा होगा कि होम मिनिस्ट्री ने भी एक वार्निंग जारी की है, उसको लेकर के भी ध्यान में रखा गया है जी। तो कुल मिलाकर के काफी जो मतलब कोई जो आशंकाएं हैं, धारा 144 लगाई जाएगी, जो बिना पास के जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके से मतगणना केंद्र पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो कुल मिला के कल सवेरे 8 बजे से जबकि मतगणना शुरू होगी तो पता चलेगा कि बंगाल के मतदाताओं ने वाकई किसको समर्थन दिया है, क्योंकि इस समय सबकी निगाहें जो यहाँ सत्तारूढ़ टीएमसी है ममता बनर्जी के नेतृत्व में और बीजेपी पर लगी हुई है जी।
तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल, खास बातें तौर कल पर इस सामने आ पर पाएंगी। इस बार निगाहें पश्चिम बंगाल की ओर हैं। रुक कर लेते हैं, असम का अनु दीवान हमारे साथ जुड़े हैं। अनु, जैसा कि अरविंद कुमार सिंह ने भी बताया कि जहां पर काउंटिंग होगी उस सेंटर से 100 मीटर के घेरे पर धारा 144 भी लागू होगी। मैं अगर असम की बात करना चाहूँ, वहां पर कल काउंटिंग को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं और सुरक्षा जो कि सबसे अहम मुद्दा है उसे लेकर किस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल अमृता, जब काउंटिंग होती है तो सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा बन जाता है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 दिन से कैसे राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम मशीन से और उनके ट्रैवल को लेकर किस तरह से बातें उठाई हैं। लेकिन अगर यहाँ पे असम की बात करें तो काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है काफी कड़ी सुरक्षा दी गई है। राज्य की पुलिस के साथ मिलकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगाई है, आर्म फोर्स लगाई गई है और साथ में सीसीटीवी कैमरास जो है उनकी कड़ी निगरानी के अंदर पूरा स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को मौका दिया गया है कि वो चाहें तो बैठकर वहां पे स्ट्रांग रूम सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज को निगरानी रख सकते हैं, ईवीएम मशीन्स की निगरानी रख सकते हैं। तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें तो कल की तैयारी के लिए यहाँ पे कड़ी सुरक्षा दी गई है हर काउंटिंग सेंटर पर। जहाँ पे राज्य की पुलिस बाहर रहेगी तो काउंटिंग सेंटर के अंदर जो गेट है वहाँ पे आर्म फोर्सेस तैनात रहेंगी। तो यानी हम ये कहें कि अब जितने भी राजनीतिक दल हैं यहाँ पे उनको सिर्फ इंतजार है आज रात का, क्योंकि आज रात को जाहिर है सबकी धड़कनें तेज होंगी। बिल्कुल, बस कुछ ही घंटों का वक्त है अनु, और उसके बाद से जब 8 बजे के बाद से नतीजे के लिए जो काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद से 9 बजे से रुझान आने शुरू होंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। और इसके साथ ही पंचानंद उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। पंचानंद, उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य, लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए 80 सीटें, वहां पर कल काउंटिंग को लेकर क्या खास तैयारियां हैं और सुरक्षा इसे लेकर भी किस तरह की व्यवस्था की गई है? अमृता, देखिए, जो सबसे ज़्यादा नज़रें लगी हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस गठबंधन का, महागठबंधन का। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या जातिगत समीकरण सधेंगे या फिर जो बीजेपी का जो एक एजेंडा रहा है विकास का और जो उनका प्रचार का तरीका रहा है उसमें वो पिछली बार का जो परफॉर्मेंस है 80 में से 72 सीटें जीतने का, वो दोहराएंगे। तो ये एक बड़ी निगाह लगी हुई है। हम इस वक्त मौजूद है वाराणसी में। वाराणसी की हॉट सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पिछली बार चुनकर आए थे और यहाँ एक बार फिर वो यहाँ पर मैदान में है। और यहाँ चर्चा का विषय ये नहीं है कि कौन जीतेगा या हारेगा, यहाँ पर चर्चा का विषय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। और हमने जैसा कि आपको ये तस्वीरें भेजी थी, यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है यहाँ पर पहाड़िया का, वहाँ पर पूरे सुरक्षा के इंतजाम है। सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही एक नई चीज़ हमने देखी कि किस तरह से यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट है वो दिन रात पहरा दे रहे हैं कि ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ी न हो पाए। और ये यहीं की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लगभग हर पोलिंग स्टेशन की बात है। तो लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल अच्छे इंतजाम किए हैं। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट, 8:30 बजे से ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी और नतीजे आने में कुछ देर इसलिए हो सकती है क्योंकि इस बार जो वीवीपैट है 5 असेंबली सीट्स का मिलान होना है, वो नतीजे करीब 8 या 9 बजे तक रात में कंफर्म हो पाएंगे। लेकिन रुझान शुरुआत में 11-12 बजे तक साफ हो जाएगा। पंचानंद, तो कल यानी कि 23 मई को वोटों की गिनती को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की व्यवस्था की गई है, इन सभी जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया। और लोकसभा चुनाव की कल सुबह से होने वाली वोटों की गिनती तय तरीके से ही होगी। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की मतगणना से पहले वीवीपैट की पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग को खारिज कर दिया है। ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपनी बैठक कर इस संबंध में फैसला लिया। मंगलवार को कांग्रेस समेत 21 दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। विपक्ष ने चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि मतगणना शुरू होने से पहले ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की जांच की जाए। अगर किसी एक बूथ पर भी वीवीपैट पर्चियों का मिलान सही नहीं पाया जाता है तो उस विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए और इसका ईवीएम रिजल्ट से मिलान किया जाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का विरोध देश की जनता के जनादेश का अनादर है। उन्होंने कहा कि संभावित हार को सामने देखकर बौखलाई विपक्षी पार्टियां देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठाकर दुनिया में देश और लोकतंत्र की छवि को धूमिल कर रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष से 6 सवाल किए हैं। अमित शाह ने कुछ विपक्षी दलों की ओर से चुनाव परिणाम अनुकूल न आने पर
धमकी भरे बयान की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष बताए कि ऐसे हिंसात्मक और अलोकतांत्रिक बयान के जरिए वो किसे चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब चुनाव आयोग ने ईवीएम को वीवीपीएटी से जोड़कर चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी किया, इसके बाद इस पर सवाल उठाना कितना उचित है। तो वहीं एग्जिट पोल मतदाता से प्रश्न पूछकर किया जाता है। एग्जिट पोल के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर विपक्ष कैसे प्रश्न उठा सकता है। और ईवीएम के मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से बार बार सवाल उठाने को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया है। दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन कर विपक्षी दलों पर लोकतंत्र की भावना के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल हार से बचने के बहाने खोज रहे हैं। एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और इनको सीधी सीधी अपनी हार दिखाई दे रही है, तब इन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया है दोबारा से कि ईवीएम पर इनको विश्वास नहीं है। जब ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीती थी, 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीती थी, तब तो ईवीएम ठीक थी, पर जो एनडीए की सीटें होंगी उनमें ईवीएम खराब होगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और कुछ और अहम खबरों पर नजर। भारतीय वायुसेना ने आज अपने एडवांस फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली वायुसेना बन गई है जो इस श्रेणी के जमीन पर हमला करने वाले समुद्र पर लक्षित 2.8 मैक मिसाइल को 22 नवंबर 2017 को सफलतापूर्वक छोड़ चुकी है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि आईएएफ ने सफलतापूर्वक ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन को अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट से फायर किया है। मिसाइल का लॉन्च पूरी तरह से ठीक रहा और मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। आईएएफ की माने तो ब्रह्मोस मिसाइल के इस सफल टेस्ट के बाद वायुसेना की हर मौसम में समंदर और जमीन कहीं पर भी मौजूद लक्ष्य को भेदने की क्षमता में कई गुना इजाफा हो गया है। ब्रह्मोस ने सुखोई की क्षमता में और ज्यादा इजाफा किया है। और आज फिर इसरो ने अंतरिक्ष में एक और सफल उड़ान भरी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान PSLV C-46 के साथ भारत के हर मौसम की रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह RISAT-2B का सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण तड़के 5:30 बजे किया गया। इसरो के मुताबिक PSLV 46 ने RISAT-2B को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफल तौर पर स्थापित कर दिया है। उपग्रह का वजन 615 किलोग्राम है। ये सैटेलाइट खुफिया निगरानी, कृषि, वन और आपदा प्रबंधन सहयोग जैसे क्षेत्रों में मददगार साबित होगा। सैटेलाइट अंतरिक्ष से भारत के दुश्मनों पर नजर रख सकेगा। इससे भारतीय सुरक्षा बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखने में आसानी होगी। RISAT सीरीज का पहला सैटेलाइट 2009 को लॉन्च किया गया था। इसरो प्रमुख के शिवन ने सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जताई। उन्होंने इस मिशन में लगे सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। शिवन के मुताबिक RISAT-2B के बाद इसरो चंद्रयान 2 पर काम करेगा, जिसका 9 से 16 जुलाई के बीच प्रक्षेपण का कार्यक्रम है। इसरो 6 सितंबर तक चंद्रयान 2 के रोवर को उतारने को लेकर आशान्वित है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू चेन्नई के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में आज अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वनों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण से तेज गति से होने वाले पेड़ों के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आहार में विविधता का नुकसान सीधे तौर पर जीवन शैली की बीमारियों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आज हम जिस गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं वो जंगलों का विनाश है। The United Nations proclaimed May 22nd as the International Day for Biological Diversity to improve understanding of issues related to biodiversity and raise awareness regarding the importance of conserving biodiversity among the world community. It falls within the scope of the visionary
Sustainable Development Goals (SDGs) and seeks international cooperation in fields ranging from sustainable agriculture and food security to water and sanitation, to health and sustainable development, to urban resilience and adaptation, to climate change and disaster risk reduction. लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संसद भवन में नए सांसदों की अगवानी के इंतजाम हो रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने 17वीं लोकसभा के नए सदस्यों के लिए इस बार कई खास इंतजाम किए हैं। लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने सचिवालय की ओर से की जा रही तैयारियों के बारे में आज जानकारी दी। Their arrival and their reception. For that, as you must have heard, that 8 guide posts have been is going to be established. All 3 airport terminals, and 2 at New Delhi railway station, and 3 more in 3 other major stations like Old Delhi, Hazrat Nizamuddin, and Anand Vihar. So the guideposts are there from the first flight arrival in the morning, so it's 5 to 11 p.m. But if the flight is late, the officials posted there have been apprised that they have to stay back and receive as per the travel plan of the honourable member. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि देश की सुरक्षा में सीमा सुरक्षा बल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित अलंकरण समारोह में शिरकत के दौरान अजीत डोभाल ने ये बात कही। इस मौके पर दुश्मनों को धूल चटाने वाले बीएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अलंकृत किया। अजीत डोभाल ने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसी नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर खुद को ताकतवर बना रही है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पिछले कुछ समय से टेक्नोलॉजी की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, मॉडर्न गैजेट्स और उसका अधिक प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में शायद इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये आवश्यक होता है कि हमारे लिए हर रोज़ एक नया चैलेंज का दिन होता है, हमें अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत संगठन के सदस्य देशों के साथ कृषि, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वित्त और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।